जब सो रहे होंगे सब तब तुझे जाग कर पढ़ना होगा। बड़ा सपना तूने देखा है उसे पूरा करने के लिए खुद रात से लड़ना होगा। मतलब अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको रातों से लड़ना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। अगर इस दौरान असफलताएं आती हैं तो उनसे सीख लेना होगा। इसी क्रम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? विकल्प दिए गए हैं, पहला 14 नवंबर, दूसरा 12 नवंबर, तीसरा 11 नवंबर और चौथा दिया गया 15 नवंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, प्रतिवर्ष 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। यह किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा जी की स्मृति में मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड, जो कि झारखंड राज्य में हुआ था। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इनका 25 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। सन 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनको अन्य तमाम नामों से जाना जाता है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है जगत पिता उल गुलान धरती आपा आदि नामों से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है। अगर हम बात करें, यहां एक महत्वपूर्ण विद्रोह पूछा जाता है, मुंडा विद्रोह जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? मुंडा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1899 और 1900 में मुंडा विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था। ये जानकारी आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में यह भी याद रखना है कि ये संस्करण कौन सा है? दूसरा संस्करण है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2021 में राष्ट्रीय गौरव जनजाति दिवस के रूप में मनाया गया था। अगर हम बात कर लें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि जनजातीय मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे अर्जुन मुंडा जी जो हैं ये जनजातीय केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही साथ जनजातियों के विकास के लिए एक कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है गोल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये जनजातियों के विकास से संबंधित है। हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी दिवस के रूप में देख लें तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 12 नवंबर की तो विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम 15 नवंबर के बारे में भी बात कर चुके हैं कि 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहां 15 नवंबर से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी और याद रखेंगे, सन 2000 में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है। साथ ही साथ 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। और 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन होता है। सन 2000 में इन 3 राज्यों का गठन होता है। तो आप जरूर याद रखें कि झारखंड अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो झारखंड अपना स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाता है। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। और यहां से एक प्रश्न ध्यान रखना है कि भारत में कर्क रेखा के समीप किस राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। साथ ही साथ आयुष्मान मिशन का प्रारंभ कहां से किया गया था? तो आयुष्मान स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ जो है ये 23 सितंबर
2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न देख लें। यहां देखिए इंडेक्स से प्रश्न दिया गया है जो कि परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। हाल ही में जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान कितना है? तो यहां देखिए पहला दिया गया 8वां, दूसरा दिया गया 150वां, तीसरा दिया गया है 132वां और चौथा दिया गया है 136वां। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा। यहां भारत का स्थान जो है ये कौन सा है? 8वां है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कभी कभी दोस्तों संस्थाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि यह सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जर्मन वाच संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। कब से किया जाना प्रारंभ किया गया है? तो 2005 से किया जाना प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करें टोटल इसमें कितने देश सूची में शामिल किए गए हैं, तो आपको याद रखना है 63 देश जो हैं इसमें सूची में शामिल किए गए हैं। और इसमें आपको जरूर याद रखना है पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा पायदान पे या पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कोई देश शामिल नहीं है। मतलब इस सूचकांक में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान जो है ये रिक्त है। साथ ही साथ यहां याद रखना है कि 59 देशों में 58 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है, जिसमें से 8वां स्थान किसका है? ये भारत का है। अब यहां पर अगर हम विगत वर्ष का भी अगर इंडेक्स देख लें कि भारत का विगत वर्ष में इंडेक्स में क्या स्थान रहा है, तो भारत का 10वां स्थान रहा था। यह भी ध्यान रखना है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या हमारे विकल्प में दिए गए हैं। अगर हम बात करें मित्रों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 180 देशों में अंतिम पायदान पे 180 स्थान पे है। अगर बात करें यहां प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 150वां है। अगर बात की जाए यहां मानव विकास HDI मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 132 है। अगर बात की जाए विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है। अगर बात करें यही ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है? 135 है। अगर बात करें यही विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 136 है। सतत विकास में भारत का स्थान कितना है? तो 120 है। और हाल ही में जारी किया गया है विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 107वां है। यह भी ध्यान रखना था। और पिछले वर्ष कितना था? तो विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 101वां था। ये महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चित रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट्स के आधार पर विश्व का जनसंख्या कब 8 अरब हो जाएगा? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो दिया गया है विकल्प पहला 10 नवंबर, दूसरा 9 नवंबर, तीसरा 15 नवंबर, चौथा 16 नवंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा 15 नवंबर। किसकी रिपोर्ट? ये संयुक्त राष्ट्र के पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस की रिपोर्ट है जो कि यह बताता है कि 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या जो है दोस्तों, विश्व की जनसंख्या जो है ये 8 अरब हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 अरब हो जाएगी। इस सूचना को संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट में कहा गया है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो उस रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं। अगर बात करें यहां कहा गया है कि भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले स्टेप पे तो इसमें कहा गया है कि 2030 में विश्व की जनसंख्या जो होगी वो 8.7 अरब कितनी हो जाएगी? 8.7 अरब की हो जाएगी। और इसी क्रम में बताया गया है
कि 2050 तक इसकी जनसंख्या का जो रेट है ये 9.5 अरब हो जाएगा और 2080 तक विश्व की जनसंख्या जो है ये 10.7 अरब की हो जाएगी। यह अनुमान बताया गया है संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के आधार पर। अब यहां जनसंख्या की बात हो रही है तो एक प्रश्न इस रिपोर्ट में और भी कहा गया है कि 1950 दशक के बाद विश्व की सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर है यह अब वर्तमान समय में है। या भी इस बात को भी आपको नोट रखना है, याद रखना है कि 1950 के दशक में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी और उससे कम जनसंख्या वृद्धि दर इस दौरान भी है। अब इसी क्रम में जनसंख्या से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के रूप में, सबसे पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि जनगणना किस सूची का विषय है। जनगणना किस विषय की सूची है, आपको ध्यान, किस सूची का विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है। अगर बात की जाए कि भारत में जनगणना सबसे पहले कब किया गया था तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था और इसके बाद 1881 ईस्वी में लॉर्ड रीपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना प्रारंभ की गई। कितने वर्षों के अंतराल पर? 10 वर्षों के अंतराल पर नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में। इसी नाते स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। यहां से एक प्रश्न और भी याद रखेंगे, पूछा जाता है महान विभाजक वर्ष के रूप में किस वर्ष को जाना जाता है? तो 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में आज हाल ही में चर्चा में रहा है कि 15वीं जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली जी जो थे ये 15वीं जनगणना आयुक्त थे और इसका ध्येय वाक्य क्या था? तो आवर सेंसेक्स आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है इसका थीम था। और यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 15वीं जनगणना का थीम क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसी क्रम में 16वीं जनगणना कब से कब प्रारंभ हुई है? तो आपको ध्यान रखना है 16वीं जनगणना जो है ये 2021 में प्रारंभ हुई थी। अब यहां ध्यान रखना है कि इसके जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो विवेक जोशी जो हैं ये 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और इसका थीम क्या है? तो जन भागीदारी से जन कल्याण जो है ये 16वीं जनगणना का थीम है। यह भी आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम दो प्रश्न और देख लें कि भारत की जनगणना विश्व के सापेक्ष कितनी है जनसंख्या, तो आप याद रखेंगे कि विश्व के सापेक्ष 17.5% जनसंख्या जो है ये भारत में निवास करती है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 16.5% जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में निवास करती है तो चीन होगा और दूसरा कौन है? भारत है। अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करता है तो एशिया महाद्वीप है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 8 बिलियन, इसके बारे में देखिए यहां दिया गया है। और 8
जो अरब है इसकी जो सूचना दी गई है कि कब हो जाएगा, तो ये 15 नवंबर को विश्व की जनसंख्या जो है ये कितना हो जाएगी, तो ये 8 अरब की जनसंख्या हो जाएगी 15 नवंबर को। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया। अब यह देखिए प्रश्न जो दिया गया है वास्तव में ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र से है और ये COP27 से संबंधित है और कहीं ना कहीं यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और छपने वाला प्रश्न है। आप इनके पहलुओं को जरूर ध्यान देंगे। यहां देखिए पहला हमारा दिया गया है इन आवर लाइफ टाइम, दूसरा दिया गया लाइफ, तीसरा ओनली ऑन अर्थ, चौथा मानवता के लिए योग। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए सही होगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझें जो हमारे परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। अगर हम बात करें भारत के वन और जलवायु पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव जी जो हैं ये केंद्रीय मंत्री हैं पर्यावरण और वन मंत्रालय के। इसी क्रम में अगर हम देखें COP27 कहां आयोजित किया जा रहा है, तो ये मिस्र में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर COP27 में UNDP यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका नाम रखा गया है इन आवर लाइफ टाइम। इसका उद्देश्य क्या है ये जाने, तो 18 से लेकर 23 वर्ष के युवाओं में पर्यावरण के क्षेत्र में उत्सुकता या लोकप्रियता को जाहिर करना या उनके अंदर लोकप्रियता को प्रसारित करना इसका मुख्य ध्येय है। किस योजना का, इन आवर लाइफ टाइम का। अगर हम बात कर ले यहां COP27 से, तो इससे पहले COP26 जो है ये ग्लासगो में आयोजित किया गया था। ये किस देश का शहर है, तो ये स्कॉटलैंड, किसका दोस्तों, स्कॉटलैंड का शहर है। और स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, एडिनबर्ग है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहां पर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है लाइफ, कौन सा, लाइफ कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। अब इसका भी वेटेज बढ़ गया क्योंकि यहां पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इन आवर लाइफ टाइम प्रोग्राम प्रारंभ किया गया जो कि COP27 में, जबकि COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाइफ नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसी संबंध में अगर हम बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि COP इसे कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये COP1 का आयोजन कहां हुआ था, तो इसका आयोजन कहां हुआ था, बर्लिन में हुआ था, जो कि जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है, यहां पर आयोजित किया गया था। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण COP का आपको जिक्र जरूर याद रखना है, COP21 इसका आयोजन पेरिस में किया गया था। कहां किया गया था, पेरिस में किया गया था। यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसी COP21 के आधार पर ही अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की घोषणा की जाती है। किस देश के सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से। कहां से, फ्रांस और भारत के सहयोग से गठित किए जाने की बात की जाती है। और भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय जो स्थल है जिसका मुख्यालय कहां स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। और वो मुख्यालय कौन सा है, किसका मुख्यालय है, तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का है। अगर हम बात कर ले यहां ओनली ऑन अर्थ के बारे में, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है, ओनली ऑन अर्थ। अगर बात करें मानवता के लिए योग की, तो 21 जून को, प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या रही है, मानवता के लिए योग। इतने सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इन बिंदुओं को आपको नोट डाउन भी करना है दोस्तों, याद भी रखना है। और समय
समय समय पर इसको रिकॉल भी करते रहना, क्योंकि अगर आप इसे रिकॉल नहीं करेंगे तो ये आपके भूलने वाले प्रश्न हैं, भूल जाएंगे, और जब भी परीक्षाएं होंगी यकीन मानिए यहां से प्रश्न जरूर बनेंगे। इस आपसे यही उम्मीद की जाती है कि जब भी आपकी परीक्षाएं हो आप 100% आंसर आपके जो हो वो सही हो। आइए इसी क्रम में अगला हम प्रश्न देख लें। हाल ही में भारतीय ओलंपिक के एथलीट आयोग के रूप में कितने खिलाड़ियों को सदस्य के रूप में चुना गया है? तो देखिए, पहला दिया गया है 6 खिलाड़ी, दूसरा दिया गया है 20 खिलाड़ी, तीसरा दिया गया 10 और चौथा दिया गया 15। यहां जो हमारा सही विकल्प है 10 खिलाड़ियों को चुना गया है। अब भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में बात हो रही है और इसी के द्वारा एथलीट आयोग बनाया गया है। खिलाड़ियों के अधिकारों या खिलाड़ियों के उन्नयन से संबंधित इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यहां से प्रश्न बनने की प्रायिकता भी अधिक है। उन खिलाड़ियों का नाम अगर हम देखें तो आइए आगे सूची के माध्यम से देखें और इन किन खेलों से ये खिलाड़ी संबंधित है यह भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम बात करें मीराबाई चानू की तो आप जरूर याद रखेंगे इनका संबंध किससे है? मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टिंग, इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। और ये कितने किलोग्राम में खेलती हैं? तो 49 किलोग्राम में खेलती हैं। और कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड पदक भारत के लिए किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था और इनको इसमें शामिल किया गया है। अगर बात करें पीवी सिंधु की, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सैयद मोदी बैडमिंटन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। साथ ही साथ सिल्वर गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये पीवी सिंधु जी को जाना जाता है। अगर हम बात करें गगन नारंग की तो आपको याद रखना है ये शूटिंग से संबंधित है। कहां से? शूटिंग से संबंधित है। और अचिंत्य शरद कमल हाल ही में आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये शरद कमल को घोषित किया गया है। और ये खिलाड़ी किसके हैं? तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में कितने पदक जीते थे? सर्वाधिक 3 स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? तो शरद कमल के द्वारा जीता गया था। अगर हम बात करें रानी रामपाल की तो हॉकी की प्लेयर रही हैं। कौन? रानी रामपाल। भवानी देवी की बात करें तो तलवारबाजी से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में 2 नाम और याद रखेंगे आप, अभिनव बिंद्रा और सरदार सिंह। इनको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किन 2 लोगों को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ में चुना गया है? तो सरदार सिंह और अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अब बात हो रही थी यहां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की, तो आप जरूर याद रखें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया था? तो 23 जून 1894 ईस्वी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का गठन होता है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस, विश्व ओलंपिक दिवस या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब खेलों से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर हम देखें तो हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। विजेता टीम कौन रहा है? तो इंग्लैंड दोस्तों विजेता टीम के रूप में रहा है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में किसे? शेन करन को चुना गया है, जो कि स्पिनर गेंदबाज हैं। कहां के? इंग्लैंड के। और इंग्लैंड ने इससे पहले 2010 में यह खिताब जीता था। साथ ही साथ 2019 का वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी किसने जीता है? तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। अगर उप विजेता की बात करें तो कौन रहा है? पाकिस्तान जो है ये उप विजेता के रूप में रहा है। ये सारी जानकारियां भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अब यहां देखिए, पहला दिया गया श्रीलंका, दूसरा दिया गया भारत, तीसरा दिया गया दक्षिण अफ्रीका, चौथा दिया गया ऑस्ट्रेलिया। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा। अब आपको ध्यान रखना है अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन 2024 में कहां किया जाएगा?
तो ये श्रीलंका में किया जाएगा। कहां किया जाएगा दोस्तों? श्रीलंका में किया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप का आयोजन पहली बार कहां किया जा रहा है, जो कि 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। ये कहां किया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका। कहां दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाना है और ये पहली बार हो रहा है, इसी कारण इसको जरूर आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। अगर हम बात कर ले खेलों के संबंध में, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि कबड्डी का विश्व जो खिताब है, ये इसका आयोजन सबसे पहली बार एशिया के बाहर, कबड्डी का खिताब जो कि पहली बार एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है, ये कहां किया जाएगा? तो आपको याद रखना है वेस्ट मिडलैंड में आयोजित किया जाएगा। और ये कहां से संबंधित है? तो ये इंग्लैंड से संबंधित है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहां किया जाना है? 2022 का। तो आप याद रखें दोहा कतर में इसका आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ जो कि 22वां संस्करण बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था, अब 23वां कॉमनवेल्थ का आयोजन 2026 में कहां किया जाना है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। कहां किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाना है। यह भी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें 13वां पुरुष विश्व कप का आयोजन का 2023 में कहां किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में कहां किया जाएगा? तो यह भी आयोजन भारत में किया जाना है। हाल ही में अंडर 17 फुटबॉल महिला विश्व कप का आयोजन कहां किया गया था? यह भी भारत में किया गया था। और भारत के किन किन शहरों में? 3 शहरों में। तो आप याद रखेंगे उड़ीसा, साथ ही साथ याद रखेंगे गोवा, साथ ही साथ याद रखेंगे नवी मुंबई। कौन? नवी मुंबई। इन 3 शहरों में किया गया था। विजेता कौन रहा है? तो स्पेन दोस्तों विजेता रहा है और कोलंबिया जो है उप विजेता रहा है। साथ ही साथ इसका शुभंकर क्या था? ईवा जो है इसका शुभंकर था। ये सारी जानकारियां खेल परिदृश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। यहां जो मित्रों हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर 20 सही है, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ जो है ये यहां की राजधानी है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ये 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ध्यान दें कि इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगर हम यही खेलों के परिदृश्य में देखें, तो आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रारंभ कब से किया गया था? तो प्रारंभ ये 1989 ईस्वी से। कब से? 1989 ईस्वी से प्रारंभ किया गया है। और अब की बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति महोदया द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है, गीता से पूछा जाता है गीता के रचनाकार कौन थे? तो वेद व्यास जी जो थे ये गीता के लेखक थे। और पूछा जाता है गीता में कितने अध्याय हैं? तो गीता में कुल 18 अध्याय। कितने अध्याय? 18 अध्याय जो हैं ये गीता में हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में हरियाणा काफी चर्चा में भी रहा है और यहां से प्रश्न लगातार बनते भी हैं, तो आप ध्यान रखें
हाल ही में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। तो वह स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी जो है मित्रों, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि कहां से संबंधित है? हरियाणा के। और किस नदी के तट पर स्थित था? तो घग्गर नदी के तट पर स्थित था। अगर हम बात करें यहां पर सफारी पार्क विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह भी हरियाणा में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यहीं पे आपको याद रखना है 35वां सूरज कुंड मेले का आयोजन कहां किया गया था? तो हरियाणा के फरीदाबाद। कहां? फरीदाबाद में किया गया था। साथ ही साथ भारत का पहला जैविक डेटा सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो यह फरीदाबाद में स्थापित किया गया है, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में अगर आप ध्यान दें तो देखें खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? पंचकुला हरियाणा में किया गया था। साथ ही साथ 5वां कहां किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हरियाणा राज्य से, आपको जरूर याद रखना है। और यहां पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, यह भी याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहां एक महोत्सव हाल ही में आयोजन किया गया था, आपको ध्यान रखना है कि वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजन किया गया था। अब आप इसका कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किस महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो कि काफी चर्चा में रहा है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए आपको दिया गया इंटरनेशनल गीता महोत्सव, जो कि आयोजन कहां किया जाएगा? ये किया जाएगा हरियाणा के कहां? कुरुक्षेत्र में। आइए इसी क्रम में इस सेशन के अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रदान किया गया है? पहला देखिए दिया गया एंजेला मार्केल, दूसरा दिया गया व्लादिमीर जेलेंस्की, तीसरा अमर सिंह, चौथा दिया गया डॉक्टर तैयब। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, तीसरा नंबर विकल्प सही होगा। अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इनके कार्यों से इन्होंने सूखाग्रस्त क्षेत्र, साथ ही साथ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र या जंगलों में आग से संबंधित जो अपना कार्य है, इन्होंने सहयोग दिया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में इनको ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें यहां पुरस्कारों से, तो आपको जरूर याद रखना है एंजेला मार्केल को। तो एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं, इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार, साथ ही साथ नानसेन पुरस्कार से भी सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें व्लादिमीर जेलेंस्की की, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, और इन्हें लिबर्टी मेडल से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, यह भी याद रखना है। अगर हम बात करें डॉक्टर तैयब की, तो आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर तैयब को नियुक्त किया गया है। और ये किस देश से संबंधित है? तो आपको यहां ध्यान देना है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के प्रमुख के रूप में मकाऊ देश के जो हैं, इनको नियुक्त किया गया है डॉक्टर तैयब जी को। अब यहां पुरस्कारों से बात हो रही थी, तो आपको जरूर यहीं पे याद रखना है, हाल ही में आपको याद रखना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप जरूर याद रखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखेंगे आशा पारेख को घोषणा किया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किए जाने की। अगर बात कीजिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। 2021 का पद्म विभूषण सम्मान, साथ ही साथ नेताजी पुरस्कार 2022 का
किसे दिया गया है? तो शिंजो आबे जी को दिया गया है और इनका हाल ही में गोलियों से मारकर हत्या कर दिया गया था और इनके स्थान पे इनकी धर्मपत्नी को पद्म विभूषण सम्मान और नेताजी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो देखिए पहला दिया गया इटली, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा भारत, चौथा ऑस्ट्रेलिया। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, इंडोनेशिया। अब सबसे पहले ये जाने कि G20 देश, तो G20 देशों का गठन जो है 1999 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय नहीं है। मतलब G20 देशों का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो G20 देशों का मुख्यालय नहीं है, लेकिन ये अहम योगदान निभाते हैं। अगर बात करें आबादी की दोस्तों, आबादी की, तो विश्व की आबादी का 60% जो हिस्सा है वो G20 देशों में शामिल है। अगर बात करें जीडीपी की, तो आपको ध्यान रखना है विश्व की टोटल जीडीपी का 80% हिस्सा जो है ये G20 देशों में शामिल है। अब हम बात करें यहां कि ये G20 देशों का शिखर सम्मेलन का क्रम कौन सा है? तो ये 17वां है। कौन सा है? 17वां है। और इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया क्या स्थल है एक? बाली। इंडोनेशिया का एक स्थल है बाली, यहां पर आयोजन किया जा रहा है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो नुनसुनतारा जो है ये इंडोनेशिया की राजधानी है। इससे पहले कालीमंथन और जकार्ता जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगर हम बात करें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो जोको विडोडो जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कौन से क्रम के? 7वें राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो इंडोनेशिया को द्वीपों का देश के नाम से जाना जाता है। और भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व करने गए हैं G20 शिखर सम्मेलन में। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और भी याद रखना है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता हुआ करती थी, वहां पर अन्य इसका मुख्यालय है, तो आप याद रखेंगे आसियान का मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय जो है संगठन है, आसियान का मुख्यालय जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता हुआ करती थी इसका मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें G7 देशों की बैठक 2022 में कहां बुलाई गई थी? तो जर्मनी में बुलाई गई थी G7 देशों की बैठक। यहां बात हो रही है 2022 की, तो आप जरूर याद रखें 2021 का कहां बुलाया गया था? इटली में बुलाया गया था। और 2022 का ये आपका इंडोनेशिया के बाली में बुलाया गया है। और 2023 का कहां बुलाया जाएगा? तो पहली बार भारत में बुलाया जा रहा है, भारत के जम्मू कश्मीर में। कहां? भारत के जम्मू कश्मीर में। और शेरपा कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अमिताभ कांत जी जो हैं ये शेरपा के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए इसी क्रम में यहां G20 जो देश हैं उनके देशों का यहां नाम आपको जरूर याद रखना है। देखिए यहां अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चाइना है, यूरोपीय यूनियन है, इंडिया है, साथ ही साथ इंडोनेशिया है और मैक्सिको है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, तुर्की है। यहां यूरोपीय यूनियन के बारे में 2 शब्द जरूर आप ध्यान रखें। यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? तो 27 देश शामिल हैं और इसकी राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। जबकि G7 देशों की बात करें तो देखिए G7 देशों में कनाडा शामिल है, इटली शामिल है, जर्मनी शामिल है, फ्रांस शामिल है, जापान शामिल है, यूनाइटेड किंगडम शामिल है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यह शामिल है। मतलब अगर आपसे साधारण भाषा में पूछा जाता है तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि G7 देशों के सदस्य देशों में भारत की सदस्यता नहीं है, लेकिन अगर G20 देशों में पूछा जाए तो भारत सदस्य देशों के रूप में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देख लें। हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह पहला है, इसी कारण ये चर्चा की नजर में भी बने रहते हैं। तो देखिए पहला दिया है नताशा फिरक-मुसर, दूसरा जॉर्जिया मेलोनी, तीसरा कैटलिन नोवाक, चौथा रुचिरा कंबोज। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, ये विकल्प नंबर ये सही होगा, नताशा फिरक-मुसर। नताशा फिरक
मुसर जो हैं ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं, जिनका पिक्चर आपको यहां दिखाया गया है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है स्लोवेनिया की राजधानी क्या है, तो लुज़्बलजाना जो है यहां की राजधानी है और ये यूरोप महाद्वीप का देश है। कहां का? यूरोप महाद्वीप का देश है। और पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नताशा फिरक मुसर को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें पहली बार इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है जॉर्जिया मेलोनी जो है ये नियुक्त की गई है प्रधानमंत्री के रूप में। अगर हम बात करें कैटलीन नोवाक की तो आपको जरूर याद रखना है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कैटलीन नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो रुचिरा कंबोज हैं यूएन में अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में महिला के रूप में भारत की तरफ से किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही यूएन की, तो यही आप ध्यान रखें यूएन की स्थापना कब हुई थी, तो आप इन्हें याद जरूर रखें 1945 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके भाग कितने हैं? 6 भाग हैं और इसकी 6 भाषाएं, कितनी? 6 भाषाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बोलकर तुर्क को नियुक्त किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। और ये किस देश से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रिया से संबंधित है। अगर बात करें यूएन के महासचिव कौन है वर्तमान में, तो आप जरूर ध्यान रखें कि एंटोनियो गुटारेस जो हैं ये यूएन के कौन है? महासचिव के रूप में हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इन प्रश्नों से संबंधित आप इनको जरूर याद रखेंगे। और इसी क्रम में यहां आपसे विदा लेने का समय आ गया है और आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। साथ ही साथ चैनल के प्रति जो अपना आभार प्रेम बनाए रखा है इसको सदैव ही बनाए रखें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।